हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो 3 जुलाई 2024 को शिफ्ट 3 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 8 सेट की मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा उनको तो पता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने देखिए पीडीएफ में इस बार एक नई चीज़ ऐड की है। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ के अंदर यहाँ पर इस जगह पर जो है आपको एक नीचे लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके जो है डायरेक्ट आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पीडीएफ से क्वेश्चन से लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है आप उस प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, ये आपको पता करना है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। ये 8/11 दिया गया और यहाँ पर ये 4/5 दिया गया और यहाँ पर ये 1/2 और यहाँ पर ये 1/11। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर इनका गैप देखिए कितने का है, 3 का है। यहाँ पर गैप देखेंगे 1 का है और यहाँ पर गैप 1 का है और यहाँ पर आपको गैप जो है 10 का दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3, 1 और यहाँ पर ये जो 10 है, आप इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम आपको 30 दिखाई पड़ गया। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को 30 बनाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा कराना पड़ेगा और यहाँ पर 1 को 30 बनाना है, इसके लिए आपको यहाँ पर 30 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 30 से, और यहाँ पर 10 को अगर आप 30 बनाएंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, यानी कि अंश में जो वैल्यू दे रखी है, आप उनको यहाँ पर इन सभी डेटा से गुणा करा देंगे। यानी कि 10 की आप 8 से गुणा कराएंगे तो 80 हो गया, यहाँ पर 30 की 40 से कराएंगे तो 120 हो गया, और 30 की 1 से कराएंगे तो ये 30 हो गया, और 3 की 1 से कराएंगे तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू इसमें आई है, और ये सबसे बड़ी वैल्यू है ये आई किससे, 4:5 से आई है। तो यही आपके पास यहाँ पर जो है सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा, 4:5, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 आपके पास सबसे छोटी वैल्यू, और ये 3 आपके पास आई किससे, 1:11 से आई है। तो 1:11 आपके पास सबसे छोटा अनुपात हो जाता है अगर सबसे छोटा अनुपात पूछता तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात पूछा गया, तो आप यहाँ पर 4:5 बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक समलंब चतुर्भुज आपको दे रखा है PQRS में, PQ SR के समांतर है। यह दिया गया है कि PQ जो है वो SR से बड़ी है तथा विकर्ण PR और QSO पर प्रतिच्छेद करते हैं। और यदि PO बराबर दे रखा है OQ और OR और OS आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर x के दो मान आपको बताए गए, x1 और x2, और आपको कैलकुलेट करना है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समलंब जो है यानी कि ट्रेपेजियम जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपके पास मान लेते हैं एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि PQ भुजा जो है वो SR से बड़ी है, यानी कि SR अगर हम यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये PQ हमें नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये भुजाएं बताई गई। अब यहाँ पर 2 विकिरण हम खींच लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक विकिरण तो ये हो जाएगा SQ, और एक विकिरण जो है आपके पास यहाँ पर PR हो जाएगा। अब ये दोनों विकिरण जो है एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको प्रश्न में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर भुजाएं दे रखी हैं। ये आपके पास यहाँ पर PO जो है वो आपको यहाँ पर 3x माइनस का 15 दे रखी है, और यहाँ पर ये आपके पास OQ आपके पास यहाँ पर x प्लस का 9 दे रखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं OR जो है वो आपको x माइनस का 5 दे रखी है, और इसके अलावा OS जो है ये आपको 5 दे रखी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखें आपके पास यहाँ पर एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आप सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SR जो है वो आपके पास यहाँ पर PQ के पैरेलल थी, यानी कि समांतर थी। तो यहाँ पर SQ और ये PR जो है ये दोनों क्या होंगे, विकिरण होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर ये विकिरण यहाँ पर ये इस ट्रेपेजियम के, तो यहाँ पर ये विकिरण है और यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं थी, इसलिए यहाँ पर ये तिर्यक रेखाएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक रेखाएं, तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है और यहाँ पर ये कोण बन रहा है, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर ये कोण बन रहा है और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेटिव एंगल आपके पास यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, यहाँ पर ये भी एकांतर कोण होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर आपने तीनों कोण बराबर कर लिए, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं तो आप इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एंगल अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाले एंगल के सामने की भुजा देखिए यहाँ पर x माइनस का 5 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर x माइनस का 5 लिख लिया। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर था, यानी कि आप इसके सामने की भुजा यहाँ पर लेंगे तो इसके सामने की भुजा आपके पास 3x माइनस का 15 है, तो यहाँ पर ये लिख ले, ये आपके पास यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके पास एंगल है इसके सामने की भुजा आपके पास यहाँ पर ये वाली है, यानी कि अब आप यहाँ पर 5 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर इस कोण के बराबर था, ये एकांतर कोण थे, तो यहाँ पर इस कोण के सामने की भुजा x प्लस का 9 है, तो ये आपके पास यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बनेगा, ठीक है। अब ये अनुपात बराबर बनना चाहिए, ये आपके पास समरूप त्रिभुजों की खासियत होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करा लेंगे, यानी कि तिरछा गुणा कराएंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 5x माइनस का 45 और ये 5 की इसके साथ गुणा कराएंगे तो इक्वल टू 15x और ये आपके पास माइनस का 75 बनेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास देखिए प्लस का 4x बचेगा और ये 15x इधर आएगा, तो यानी कि माइनस का 11x हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 11x और ये माइनस का 75 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का 30 इक्वल टू 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण बनेगी, ठीक है। अब इसे सोल्व करना आपको आना चाहिए। x स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 6x और ये माइनस का 5x और ये प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 0। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ये छोटी क्लासों में आपने सीख रखा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, x का कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 6 ब्रैकेट में बच गया और यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 6 ब्रैकेट में बच गया इक्वल टू 0। x माइनस का 6 आपको यहाँ पर कॉमन दिखाई पड़ रहा है, x माइनस का 5 ब्रैकेट में बच गया इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो 2 आएंगी, x बराबर आपके पास यहाँ पर एक तो 6 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको x1 मान ले और इसको आप यहाँ पर x2 मान ले, क्योंकि प्रश्न में आपको यहाँ पर बताया गया था कि x के 2 मान होंगे, x1 और x2, हमारे पास 2 मान आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया था, ये कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर करना है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 11 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 2010 से 2014 तक कंप्यूटरों के निर्माण का न्यूनतम औसत किस कंपनी का था, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ए का अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपके पास 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 4 9 और ये 9 18 का 8 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आएगी और ये 5 और ये आपके पास यहाँ पर 6 11 हो जाएगा, 11 3 14 और एक 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी और ये 2 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर कंपनी ए का जो है ये टोटल आ चुका है। अब यहाँ पर कंपनी बी का आप यहाँ पर टोटल करें तो ये आपके पास यहाँ पर 0 हो गया और इसके बाद यहाँ पर ये 5 और ये 5 10 और ये 9 19 का 9 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आएगी और यहाँ पर 6 6 12 और ये 3 15 हो जाएगा, 15 1 16 का 6 हो जाएगा और फिर आपके पास यहाँ पर हासिल 1 आएगी, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर सी का टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो है ये 16 और 3 19 और ये आपके पास यहाँ पर 8 27 और ये 5 32 का 2 हो जाएगा, फिर हासिल 3 आएगी और यहाँ पर 6 4 10 हो गया और ये आपके पास 11 और ये 5 16 और 3 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, 16 और 3 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर डी का टोटल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 8 5 13 और एक 14 और यहाँ पर 9 23 और ये 5 28 का ये आपके पास यहाँ पर 8 5 13 और एक 14 हो जाएगा और 14 और 9 23 हो जाएगा, 23 और 8 31 हो जाएगा, 31 का 1 आएगा, हासिल 3 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 8 7 15 और ये 5 15 और ये 8 23 हो जाएगा, 23 और 4 27 और 3 30 हो जाएगा। ये आपके पास डी का टोटल है। अब यहाँ पर देखिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना था, तो एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 5 साल का डेटा था, तो यहाँ पर आप सभी को 5 5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 5 से आपको डिवाइड नहीं करना था, आपको सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं हर में जो है यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है वो सभी में सेम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कंपेयर करा लेते कि जिसके अंदर आपके पास न्यूमरेटर में यानी कि अंश में सबसे छोटी वैल्यू होगी वही आपके पास यहाँ पर वहीं पर आपको जो है न्यूनतम एवरेज यानी कि न्यूनतम औसत मिलेगा, ठीक है। मिनिमम एवरेज आपको वहीं पर मिलेगा, तो ये आपको ए में दिखाई पड़ रहा है और ए आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए निम्नलिखित व्यंजक को सरल करके बताना है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 8 हो गया और यहाँ पर देखिए ये 5/8 बनेगा और यहाँ पर ये गुणा में 3 होगा यानी कि माइनस का 15/8 आप इसको लिख लेंगे प्लस के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कट गया, 1 गुणा में 7 करेंगे 7 आएगा और यहाँ पर बट्टे के अंदर 7 आएगा यानी कि 1 आपके पास आ जाएगा कट गया, ठीक है, प्लस के अंदर।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसको गुणा में चेंज करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऊपर उठकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 36 का 18 हो जाएगा और 18 3 54 हो जाएगा और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 दूनी का 54 ये 2 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 11 बन जाएगा और ये माइनस का 15/8 हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 88 माइनस का 15/8 आएगा और ये आपके पास यहाँ पर 73 डिवाइडेड बाई 8 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि P की आय Q से 40% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ये P हो गया और ये Q हो गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, आपको पता है। यानी कि अगर यहाँ पर Q की आय 5 यूनिट है तो इससे 2 कम P की आय है, यानी कि आपके पास यहाँ पर 3 यूनिट P की आय हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की संयुक्त आय अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 और 3 8 हो रही है। ये 8 जो है यहाँ पर P की आय से कितना अधिक है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो 5 अधिक आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो 5 अधिक है किससे 3 से और गुणा 100 करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है 33 से 1/3% होती है। तो आप इसको 5 से गुणा कराएंगे तो 33 का 5 गुणा 165 और ये 166 से ही 2/3% हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते तो 500 के अंदर डायरेक्ट 3 का डिवाइड करते तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता, ठीक है। अब इसमें देखिए रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली को हल कीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास 3 इक्वेशन दे रखे हैं, चाहे तो आप इनको सोल्व करके आप x, y और z के मान कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना कुछ नहीं करना था क्योंकि ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x + y + z यानी कि तीनों का योग कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं 7 5 12 और ये आपके पास 1 13 बन रहा है, यानी कि 15 नहीं बन रहा तो हटा दीजिए। 7 2 9 और ये 3 आपके पास 12 बन रहा है, यानी कि 15 नहीं बन रहा तो हटा दीजिए। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 3 10 बन रहा है, 15 नहीं बन रहा तो हटा दीजिए। बचा ऑप्शन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 2 ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर x + y + z का मान जो है 15 आता, तो आप यहाँ पर बाकी इक्वेशन को भी संतुष्ट करा के जो है चेक कराते, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको ये 3 भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की और यहाँ पर x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या आपको बतानी है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है और यहाँ पर जो है उनका डिफरेंस जो है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो जब आप यहाँ पर 6 + का 18 करेंगे तो यहाँ पर ये तीसरी भुजा जो x है इससे तो यहाँ पर ये बड़ा आएगा और यहाँ पर इनका डिफरेंस अगर करेंगे 18 - का 6 करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस से जो है x का मान बड़ा होगा, तीसरी भुजा बड़ी होगी। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 हो गया, 24 से x छोटा होगा और यहाँ पर 12 से जो है ये बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, ऐसी आपके पास यहाँ पर 11 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। 11 संख्या हो जाएगी, 11 नंबर नहीं है, 11 संख्याएँ हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 11 संख्याएं जो है ऐसी आपके पास हो जाएंगी, ठीक है। x के संभावित मान कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। आप देखिए डायरेक्ट ऐसे पता कर सकते हैं 24 - का 12 किया और माइनस का 1 कर देना है। आप क्या करेंगे 24 - का 12 करेंगे, भाई 24 में से आपने ये 12 नंबर तो हटा दिया लेकिन 24 इसमें ऑलरेडी अभी भी है, इनका गैप आप यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसमें एक ऑलरेडी ये 24 नंबर ऑलरेडी इसमें अभी भी शामिल है, तो आप इसको भी माइनस करेंगे यानी कि माइनस का 1 और करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो डिफरेंस बनेगा वो आपके पास यहाँ पर 11 का बनेगा और ये आपके पास यहाँ पर 11 नंबर है। ऐसे आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1991 में कुल आमदनी का कितना प्रतिशत समाचार पत्रों से आया, तो इंग्लिश वाले आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समाचार पत्र आपको देखने, तो समाचार पत्र यानी कि ब्लू कलर में आपको यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है वो आपके पास यहाँ पर समाचार पत्र का। तो 1991 में आपको यहाँ पर देखना था, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है और यहाँ पर आप रेड वाला देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 80 है, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 90 और ये 80 यानी कि 170 आपके पास टोटल बना है। इस टोटल का ये ब्लू जो समाचार पत्र वाला था उसका आपका यहाँ पर कितना है 45 है, ये 45 170 का कितना % है यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 450 में आपको 17 का डिवाइड करना है। तो 17 दूनी का 34 हो गया, बच गया 11, उतारेंगे 0। 17 अच्छी के 102 26 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, 0.5% आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए रॉयल्टी के भुगतान पर हुए व्यय को दर्शाने वाले पाई आरेख का कोण आपको यहाँ पर बताना है। तो रॉयल्टी भुगतान आप यहाँ पर देखें तो ये आपको डी में दिखाई पड़ रहा है येलो कलर वाला, ठीक है। तो 15% का आपको यहाँ पर
ये 15% के जो संगत केंद्रीय कोण बनेगा उसका मान आपको यहाँ पर बताना है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखिए, आपको पता है केंद्र पर पूरा कोण जो बनता है 360 डिग्री का बनता है, तो आप यहाँ पर 360 डिग्री का जो है डायरेक्ट 15% कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो 18 3 54 आपको यहाँ पर डिग्री आंसर दिखाई पड़ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें देखिए 12.75% के समतुल्य है, यानी कि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये 12.75 है, और परसेंटेज के लिए आप इसको डिवाइड 100 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये आपके पास 2 0 और आ जाएंगे। 25 से आप ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बट्टे में तो 400 आ जाएगा, 25 से आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 51 आ जाएगा। तो 51/400 आपको एक के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें देखिए 800 मीटर की एक दौड़ में 2 प्रतियोगियों अंकुर और नेहा के चाल का अनुपात आपको बताया गया स्पीड में रेशियो। यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर कितने मीटर से जो है जीत जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी जो है वो आप यहाँ पर 800 मीटर मान लीजिए, ठीक है, 800 मीटर है। अब यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये नेहा जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, जबकि यहाँ पर अंकुर को जो है 200 मीटर की बढ़त मिली है, यानी कि ये 200 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो जब ये 200 अंकुर जो है ये 200 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसके लिए यहाँ पर रेस कितने मीटर की है भाई, आप यहाँ पर 800 में से 200 घटाएंगे, यानी कि 600 मीटर की इसकी रेस है, इसके लिए ए के लिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो इसके द्वारा लिया गया टाइम टी मान लेते हैं। तो इस टाइम के दौरान, टी टाइम के दौरान जो है नेहा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, यानी कि मान लेते हैं नेहा जो है इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर आ चुकी होगी, क्योंकि आगे प्रश्न में बताया गया अंकुर जो है कितने मीटर से रेस जीत जाएगा। अगर ये अंकुर यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये रेस जीत जाएगा। अब यानी कि नेहा इससे पीछे रही होगी तभी यहाँ पर अंकुर जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेहा है ये कितने मीटर पीछे रह गई, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है इस अंकुर द्वारा लिया गया टाइम टी जो है ये क्या होगा, ये 600 मीटर के डिस्टेंस कवर किए इसने किस स्पीड से, ये आपके पास यहाँ पर अंकुर की स्पीड हो गई और ये आपके पास यहाँ पर नेहा की स्पीड हो गई। इनका अनुपात आपको बता गया, यानी कि 5x अंकुर की स्पीड है तो 6x आपके पास नेहा की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर अंकुर ने 5x की स्पीड से कवर किया, तो ये आपके पास इसके द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए नेहा द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करें, नेहा द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाइम आपके पास टी था उसके अंदर आप यहाँ पर नेहा की स्पीड 6x का मल्टीप्लाई कर दें तो x से x कट जाएगा। आप इसमें देखिए यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे, 12 5 60 120 हो जाएगा, इंटू में 6 करेंगे, यानी कि 720 मीटर की डिस्टेंस जो है नेहा कवर कर चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 720 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अब टोटल तो आपके पास यहाँ पर 800 थी, 800 में से 720 कवर कर चुके हैं तो बची कितनी 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर अभी भी ये पीछे। तो इतने मीटर से जो है यहाँ पर ये रेस जीत जाएगा, यानी कि शेष डिस्टेंस जो वो आपके पास यहाँ पर नेहा के लिए कितनी बचेगी, टोटल 800 थी उसमें से 720 ये कवर कर चुके, यानी कि 80 मीटर के डिस्टेंस शेष बची है और इतने मीटर से जो है अंकुर रेस जीत जाएगा, यही आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई आपको बताई गई 24 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो लंबवर्ती शंकु का आयतन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो लंबवर्ती शंकु का आयतन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 और पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 लेनी है, इंटू में आर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि त्रिज्या आपको यहाँ पर बताई गई 10.5, तो 10.5 इंटू में 10.5 और इंटू में हाइट आएगी जो कि आपको यहाँ पर 24 बताई गई। कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे बट्टे के अंदर 100 बनेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 त्रिका 21 पंचे 105 हो जाएगा, यानी कि 5 बार कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप 5 से काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये 21 आ जाएगा और इसके अलावा 5 से आप इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा 20 और 4 से ये आपके पास यहाँ पर 6 बार कट जाएगा 24, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 6 एकम से 6 दूनी का 12 यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर 2 आएगा और 2 यूनिट डिजिट आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर यदि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी और ए जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए और बी मिलकर जो है ये 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है ये 15 दिन में और सी और ए जो है
ये 10 दिन में कर सकते हैं। आप इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये 60 दिखाई पड़ गया, यानी कि 12 पंचे 60, 5 इसकी एफिशिएंसी हो गई, 15 चौके 60, 4 इसकी एफिशिएंसी, 10 सिक्के 60, 6 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास मिलाकर हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ए आपके पास 2 बार ऐड होगा, बी आपके पास 2 बार ऐड होगा, सी भी 2 बार ऐड होगा। तो 2 मैंने यहाँ पर सभी में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ए प्लस का बी प्लस का सी बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी भी हम ऐड करेंगे तो ये बराबर की साइड इनकी एफिशिएंसी का योग कितना होगा, ये 5 4 9 और ये 6 15 हो जाएगा। 15 में आप 2 का इधर लाकर भाग दे देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ जाएगी, 15 में 2 का भाग लगाएंगे यानी कि 7.5 आपके पास यहाँ पर यूनिट इन सभी की मिलाकर एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ए से पूरा काम कराना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी जो है ये 3.5 रही होगी। आपको यहाँ पर देखिए अब ए से काम कराना है टोटल काम, तो ये टोटल काम 60 यूनिट का था, ये 3.5 की एफिशिएंसी से करेगा तो आप इसमें 3.5 का डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 आ जाएगा। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 120 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 7। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 17 7 119 और 1/7 जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें देखिए कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं शर्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर जनवरी मार्च और मई के अंदर जो है कितनी इसकी बिक्री हुई, टोटल 12 8 और यहाँ पर ये 20 हो गया और ये 3 23 आपके पास यहाँ पर टोटल बनेगा। इसी तरह से आप इनका भी टोटल कर लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर 14 और 9 23 हो जाएगा और 5 ये 28 आपके पास यहाँ पर इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पर शर्ट का 23 बना है और यहाँ पर पतलून का जो है 28 बना है और कोट का अगर आप यहाँ पर देखें तो 21 और 7 28 यहाँ पर इसका भी बनेगा और यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो 16 और 4 20 आपके पास यहाँ पर टी शर्ट का टोटल बनेगा और यहाँ पर करेंगे तो 20 और 6 26 आपके पास यहाँ पर इसका टोटल बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम बिक्री जो है इसी की हुई है, टी शर्ट की हुई है, यानी कि ये 20 जो है ये टोटल आपके पास यहाँ पर 28 देखिए 28 दूनी का 56 हो जाएगा और ये 20 और 26 यानी कि 46 होगा, 56 और 46 102 हो जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 ऐड कराएंगे तो 125 होगा और ये 125 का जो 20 था यानी कि जो आपके पास न्यूनतम बिक्री हुई थी जिन टी शर्ट की हुई थी तो ये आपके पास यहाँ पर 20 जो है टोटल 125 का यानी कि कुल बिक्री का कितना परसेंट है यही आपको कैलकुलेट करके बताना था। 25 से आप डिवाइड करें 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा तो 4 इंटू में 4 बनेगा यानी कि 16% आपको आंसर दिखाई पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आप इसमें ऊपर से क्या करेंगे कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा क्योंकि कोस क्यूब थीटा है और माइनस के अंदर ये 2 बच जाएगा और बट्टे के अंदर यहाँ पर बट्टे के अंदर हम क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 बच गया माइनस का ये 3 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं अगर आप इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अगर आप यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा होगी तो 3 माइनस का 3 आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहाँ पर 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा जो कि बट्टे में देखिए प्लस का 1 है और माइनस का 3 स्क्वायर साइन थीटा ऊपर भी बना था यानी कि ये वाली ब्रैकेट दोनों आपको बराबर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा और ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक विक्रेता 100 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्क प्राइस 100 है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी यानी कि यहाँ पर 10 पर 1 का डिस्काउंट लिया तो आप इसका 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी यानी कि 5 पर 1 का डिस्काउंट तो आप इसका 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है यानी कि यहाँ पर ये तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है तो यानी कि 10 आपके पास यहाँ पर ये टोटल खर्चा था तो उसका 10% यानी कि 1 यूनिट जो है इसने परिवहन पर खर्च कर दिया यानी कि आप इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल लागत मूल्य आ चुका है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि 15% का क्या करना है लाभ अर्जित करना है तो 15% का प्रॉफिट अर्जित करने के लिए इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 यानी कि 20 पर 3 का हमें प्रॉफिट चाहिए तो आप इसका 23/20 कैलकुलेट कर लीजिए और ये आपके पास यहाँ पर
विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं 100, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से ये कटेगा 20 5 बार, और ये आपके पास यहाँ पर बट्टे में 25 हो जाएगा, 5 5 25। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 9 99 बनेगा, और 99 की अगर आप यहाँ पर 23 से गुणा कराएं तो 23 नमा 207 होता है, हासिल आएगी 20, और यहाँ पर ये 227 हो जाएगा। आप इसमें 25 का डिवाइड करेंगे, 25 नमा 225 हो जाएगा, फिर बच गया 2, 25 से कम 25 हो जाएगा, 91 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, 0.08 रुपये जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी और ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं आपको बताएगी जिनका केंद्र जो है बिंदु एक्स पर है, और एंगल बी एक्स सी बराबर 125 डिग्री बताएगा। तो एंगल बी ए सी का मान कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्त आपको यहाँ पर दिया गया प्रश्न में, और इस वृत्त पर जो है ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं आपको दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिंदु हम यहाँ पर कोई बाहर एक बिंदु मान लेते हैं ए, उससे अगर इन दोनों उससे आप यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींचें इस वृत्त पर, ये आपके पास यहाँ पर ए बी हो जाएगी और ये ए सी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन स्पर्श बिंदुओं को अगर केंद्र से मिला दें, और इस वृत्त का केंद्र जो है वो आपको यहाँ पर एक्स बताया गया, तो ये बी एक्स सी एंगल बी एक्स सी जो है ये आपको प्रश्न में 125 डिग्री बताया गया। अब आपको पता है यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ये दोनों कोणों का योग जो है आपके पास 180 डिग्री हो चुका है। तो इन दोनों कोणों का आमने सामने के कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी कि 125 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री आपके पास यहाँ पर बचेगा, और यही आपसे पूछा गया था एंगल बी ए सी का मान। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक 7 अंकों की संख्या आपको दे रखी है जो कि 72 से विभाज्य है, तो कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभव गुणनफल देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 72 को आप 9 × में 8 से लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या 9 और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि इन 3 डिजिट में भी आप यहाँ पर तीसरा अंक देखिए, अगर सम होता यहाँ पर तीसरा अंक तो आप लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट चेक करा लेते 8 से डिवाइड हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर 5 एक विषम अंक दे रखा है, तो आप यहाँ पर लास्ट के 2 अंक लेंगे z और 6, इसमें प्लस का 4 करके आप चेक कराएंगे कि 8 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर z का मान क्या क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए z का मान 3 रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखेंगे तो 36 बनेगा, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 8 से डिवाइड है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 7 रख सकते हैं, 7 रखेंगे तो 76 बनेगा, 76 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 80 बनेगा, और 80 8 से डिवाइड है। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको उच्चतम संभव गुणनफल आपको कैलकुलेट करना था, तो आप यहाँ पर y और z का उच्चतम मान लेंगे। ठीक है, तो z का मान 7 आ चुका है, तो ये संख्या हमारे पास क्या बनेगी 489 y 5, और z की जगह 7 रख देंगे और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास यहाँ पर संख्या 9 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये 9 कट जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 4 9 ये कट जाएगा, और इसके अलावा 8 6 14 में से 9 चला जाएगा, बच गया कितना 14 में से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर बच गया आपके पास 5, और ये 7 और 5 12 बनेगा, 12 में से आप 9 काट देंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास y प्लस का 3 जो बचा ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो आपके पास y के संभावित मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है y का मान 6 पॉसिबल है। आपको यहाँ पर क्या करना था, इनका उच्चतम गुणनफल कैलकुलेट करके बताना था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे y और z का जो है गुणा करा देंगे, तो y का मान 6 आया और z का मान 7 आया, तो 42 जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि एक वर्ग का परिमाप आपको 64 सेंटीमीटर बताएगा तो इसका क्षेत्रफल बताना है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा होता है वर्ग का, और ये बराबर 64 बताएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, भुजा स्क्वायर करके करते हैं, तो यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास एरिया आ जाएगा उस वर्ग का। ठीक है, अब इसमें देखिए 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करके आपको बताना है, जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य जो है 480 रुपये बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 मीटर कपड़ा बेचता है, तो यहाँ पर 30 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा इसमें से 30 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तब यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, और ये जो प्रॉफिट होगा वो आपको प्रश्न में बताएगा कि 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी कि 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास 20 SP इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 CP आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर SP और CP का रेशियो बनाएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 3:2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 मीटर कपड़े का अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रश्न में जो है 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस आपको 480 बताया गया, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 480 है, तो यहाँ पर डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है 240 गुना है,
तो सेलिंग प्राइस जो है ये भी 3 यूनिट ना होकर 240 गुना हो जाएगा, यानी कि 720 रुपये जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज दर पर जो है 50,000 की धनराशि 4 वर्षों में 72,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको कैलकुलेट करके बतानी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 वर्ष के दौरान जो है ब्याज कितने का मिला, 50,000 की राशि 72,000 हो गई, यानी कि आपको यहाँ पर 22,000 का जो है यहाँ पर ब्याज दिखाई पड़ा, यानी कि 1 वर्ष के दौरान जो है यहाँ पर कितने का ब्याज मिलेगा, 4 का इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 500 के 20, 500 के 20, यानी कि यहाँ पर 5500 का ब्याज आपको दिखाई पड़ा। तो ये जो 5500 का ब्याज मिला 1 वर्ष के दौरान, ये आपके पास यहाँ पर 5500 जो है वो आपके पास जो धनराशि थी 50,000 उसका कितना परसेंट है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते और यही आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 20 कट जाता और ये 20 से ये 20, यानी कि 11% आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती। ठीक है, बाकी आप PRT डिवाइडेड बाय 100 वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 इकाई त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए इसके त्रिज्य खंड का कोण आपको बताया गया 45 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला θ/360 πr² होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप थीटा का मान 45 रखें बटे 360 इंटू में पाई का मान 3.14 आपको यहाँ पर रखना है, इंटू में r² होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या 4 इकाई बताएगी तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr², ये फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया। ठीक है, तो आप जब इसको 45 से डिवाइड करेंगे 8 बार कटेगा, 1/8 होता है। अब यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और 3.14 का अगर आप 2 गुणा करेंगे तो 6.28 जो है वो आपके पास यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब इसमें देखिए 50 संख्या आपको दे रखी है, N1 N2 N3 डैश आपके पास यहाँ पर N50 तक आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और इनका औसत आपको M बताया गया। तो संख्याओं N1 - 100, N2 - 100, N50 - 100 का औसत आपको कैलकुलेट करके बताना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक नंबर में से 100 कम किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो औसत होगा आपके पास वो भी क्या हो जाएगा, 100 कम हो जाएगा, यानी कि इनका औसत जो है वो आपके पास M- का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास डायरेक्ट आंसर आपको दिखाई पड़ रहा था। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 आपके पास संख्या हैं। ठीक है, अब एवरेज जो होता है वो हमारे पास बीच में होता है, यानी कि 3 आपके पास यहाँ पर ये एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन सभी नंबर को एक एक से घटा देता हूँ, यानी कि -1 कर देता हूँ इन सभी नंबर में से। तो यहाँ पर ये 0 हो गया और ये आपके पास 1 हो गया, इसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके बाद ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यानी कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो आपके पास एवरेज होगा, यानी कि मिड में एवरेज होता है, यानी कि अब एवरेज आपके पास यहाँ पर 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज आपके पास यहाँ पर कितने से घट गया, 1 घट गया, और मैंने यही किया था, यानी कि नंबर को, यानी कि सभी नंबरों को भी मैंने -1 से कम किया था, तो एवरेज में हमारा -1 से कम हो गया। यानी कि अगर हम जितने भी नंबर हैं उन सभी को एक निश्चित संख्या से आप माइनस करते हैं तो उतने से यहाँ पर एवरेज भी माइनस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितनी वृद्धि होगी आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं r का क्यूब आ रहा है, यानी कि r का क्यूब का आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r इंटू में r, यानी कि 3 बार यहाँ पर r को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आज यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12% कि 3 बार इसमें यहाँ पर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 और ये 12 और ये 12। ठीक है, पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे, जो भी सक्सेसिव आएगा उसका आप यहाँ पर 12 के साथ सक्सेसिव कैलकुलेट करेंगे। तो ये काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें 12 प्लस का 12 किया, और ये आपके पास यहाँ पर प्लस का 12 इंटू में 12 और बटे 100 किया। इसी तरह से आप सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं, तो ये 24 हो गया, और ये 1.44 इसमें ऐड होगा, तो 25.44 आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में आपके पास यहाँ पर सक्सेसिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और 12 होगा, यानी कि 12 यहाँ पर 3 बार होगा, ये 12 और ये 12। तो इन दोनों का तो सक्सेसिव कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो भी सक्सेसिव आया है उसका आप यहाँ पर सक्सेसिव, ये आपके पास यहाँ पर इनका सक्सेसिव ये है 25.44। ठीक है, तो आप इसका 12 के साथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 25.44 हो गया, और प्लस के अंदर ये आप 12 करेंगे, और ये प्लस के अंदर हो जाएगा 25.44, और ये इंटू में 12 हो जाएगा, और ये इक्वल डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ये 37.44 हो गया, और इसमें प्लस ऐड करेंगे, ये देखिए 12 4 48 हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये बट्टे में 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, 12 4 48 का 8 हो गया, हासिल 4 आएगी, ये 52 हो गया, हासिल 5, 12 5 60 65 का 5 हासिल 6, 12 4 48 और 6
12 दूनी का 24 और 6 ये 30 हो जाएगा। और देखिए बट्टे में आपके पास 10,000 है, यानी कि 4 स्थान पर दशमलव आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 40.4928 आपके पास यहाँ पर आएगा, जो कि आपके पास यहाँ पर आपको 2 स्थान तक लिखना था, यानी कि 40.49% आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जो है पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने अपना मत नहीं डाला, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, ये आपको बतानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जीतने वाला उम्मीदवार है, विनर जो है, उसने 60% मत प्राप्त किए, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने 40% मत प्राप्त किए होंगे, क्योंकि डाले गए मतों की संख्या अपने आप में 100% थी। तो यानी कि हारने वाला उम्मीदवार है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 20% मतों से हारा है। अब यहाँ पर 20% मतों से हारा है, जबकि प्रश्न में ये बताया गया कि 1242 मतों से हारा है। तो 20% की वैल्यू 1242 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू में आप क्या करेंगे, 1242 को आप यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 621 आ जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर 6210 है। ये आपके पास डाले गए कुल मतों की संख्या ही है, ठीक है, ना कि यहाँ पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। ये आपके पास यहाँ पर डाले गए मत कितने थे, देखिए 10% ने मत नहीं डाला था, यानी कि 90% ने मत डाला था, तो यहाँ पर 90% के डाले गए मतों की संख्या आई है। ठीक है, डाले गए मत। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पंजीकृत मतों की संख्या कैलकुलेट करनी थी। तो जब आप यहाँ पर पंजीकृत मतों की संख्या अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर 6210 जो है ये 90% की वैल्यू थी, तो आप इसमें 90 का डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर पंजीकृत मतदाता जो थे वो अपने आप में 100% थे, यानी कि 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आप यहाँ पर 100 का गुणा करा देंगे। ये 0 से 0 कट के आप इसमें 9 का डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 6 नम 54 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 8 और 9 नमा 81 हो जाएगा और आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि 6900 आपके पास यहाँ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।